हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 25 अगस्त और आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर आ गई हूँ आपके सामने। थोड़ा सा लेट हो गया, कल का भी हमारा एनालिसिस नहीं आ पाया क्योंकि लैपटॉप में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो बनने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, एनालिसिस। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड सच काइंड ऑफ स्टफ। ओके, आगे बात कर लेते हैं। देखो, चेज योर गोल इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स आते हैं, आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मेरी तरफ से मिलेगा एक फ्री मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, आप अपनी जो सारी तैयारी है उसको डायरेक्शन दे पाओगे और साथ में करंट अफेयर्स में भी आपका काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, हमारा पहला आज का आर्टिकल है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। ये एक नई बिल आई है जो लोकसभा में रखी गई है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखो, है क्या वैसे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो कि बनी है ईयर 2002 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। अब ये जो बॉडी बनी 2002 की बॉडी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में बॉडी बनी एक्ट 2002 का है, लेकिन बॉडी बनी 2009 में। ओके, अब ये बनने के बाद भी इसमें कुछ इश्यूज के लिए यहाँ पे मेनली ये बॉडी काम करती है कि कंपटीशन को प्रमोट किया जाए बेसिकली मार्केट में। इसमें हम देखो, पहली चीज क्या है कि अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स करता है उसके अगेंस्ट काम करती है, डोमिनेंस नहीं होने देती किसी भी एक की, मोनोपोली नहीं होने देती, और तीसरा है कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करती है। ये कॉम्बिनेशन क्या है, मान लो कोई कंपनी है, ये दो कंपनी ये साथ में आ रही है, मर्जर हो रहा है इनका, या कोई बंटवारा हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन सही टर्म्स पे हो रहा है या नहीं, या मार्केट में कोई गलत कंपटीशन को, गलत तरीके से कंपटीशन को खत्म तो नहीं किया जा रहा, या कोई कार्टेलाइजेशन तो नहीं हो रहा। कार्टेल का मतलब क्या होता है कि मान लो ये कंपटीशन है, ये पूरा मार्केट है, मार्केट में ये मान लो कोई भी एक चीज़ बिकती है, बिस्किट बिकते हैं, ठीक है, तो बिस्किट बेचने वाले ये A B C D E ऐसे 4-5 लोग हैं। ये अगर आपस में ये डिसाइड कर लें कि भैया हमें तो बिस्किट भले 5 रुपए में बता रहे हैं लेकिन इसको हम बेचेंगे 100 रुपए में, अगर ये सभी लोग डिसाइड कर लेंगे तो जो आम आदमी है, जो कंज्यूमर है, उसको कहीं से भी खरीदे वो 100 रुपए का ही मिलेगा। तो ये कार्टेल बन जाती है ना। कार्टेल मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या रिटेलर्स हैं, वो एक तरह से एक गुट बना लेते हैं और आपस में ये मिली भगत कर लेते हैं कि भैया हमको तो इतने रुपए में ही बेचना है। दैट इज कार्टेलाइजेशन। ओके, जो कि कंपटीशन के अगेंस्ट होता है। मान लो कोई नया प्लेयर आया, तो नया प्लेयर यहाँ पे बोलेगा कि तुम इतने ज्यादा रेट में क्यों बेच रहे हो, फिर ये लोग इसको प्रेशर करेंगे कि नहीं तुम भी इतने ज्यादा रेट में बेचो। उल्टा भी हो सकता है कि ये कार्टेल बना के ये डिसाइड कर लें कि 5 रुपए में बन रहा है, लेकिन हम तो इतने पुराने हो चुके हैं, हमारे पास तो इतना प्रोडक्शन के लिए हमारे पास है कि हाँ भाई हमको इतना ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इनको 5 रुपए की जगह 4 रुपए कॉस्ट पड़ रहा है। तो इन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, 5 रुपए में ही बेच देंगे इसको, 4 रुपए में बन रहा है 5 रुपए में बेच दो। यहाँ पे कोई नया प्लेयर आता है, अब इसके लिए इनिशियली जो कॉस्ट लग रहा है, इनपुट कॉस्ट, वो ज्यादा है। इसके लिए मान लो 5 रुपए की जगह 6 रुपए, 5 या 6 रुपए इसको बनाने के लिए लग रहे हैं, और ये सोचेगा कि 5-6 रुपए में बना रहा हूँ तो 10 रुपए में बेचूं। अब इसका ये क्या होगा, ये अगर मार्केट में जाएगा तो ये compete ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये 4 रुपए में 5 रुपए में ही बेच रहे हैं सामान को। ओके, तो ये कार्टेलाइजेशन है। अब देखो यहाँ पे 2019 में क्या हुआ, एक रिव्यू कमेटी बैठी और उसने बोला कि अभी देखो नए नए तरीके के इश्यूज आ गए हैं मार्केट में। पहले ये स्टैटिक से इश्यूज हुआ करते थे, अब नए आ गए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, और भी जो मर्जर्स वगैरह हो रहे हैं वो अलग टाइप के हो रहे हैं। तो हमें इस पूरे एक्ट को और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है, इनके फंक्शनिंग वगैरह को रिव्यू करने की जरूरत है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस ये कमेटी ने प्रपोज किए जो कि अब आ रहे हैं हमारे सामने अमेंडमेंट बिल के फॉर्म में। ओके, तो क्या क्या अमेंडमेंट यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात बता दूं, कॉम्बिनेशन क्या होता है। कोई भी एक्विजिशन, मर्जर या अमलगमेशन करते हो आप किसी भी दो कंपनी का, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन। अब देखो, पहली चीज मैं बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या करता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंपटीशन को एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, ऐसी प्रैक्टिस है, उसको एलिमिनेट करेगा, फ्रीडम देगा ट्रेड की मार्केट्स में। इसके अलावा कंपटीशन को सस्टेन करवाने का काम करता है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कंपटीशन के जो भी इश्यूज हैं उस पर अपना ओपिनियन देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, और बेसिकली इसका मेन मुद्दा यह है कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट किया जाए, कंज्यूमर्स को बेनिफिट पहुंचाया जाए। और कंज्यूमर्स को बेनिफिट तभी पहुंच सकता है जब मार्केट में कंपटीशन होगा। अगर कोई एक पर्सन की मोनोपोली होगी तो कंज्यूमर्स को कभी जो भी मार्केट है उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे जियो और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, पता नहीं कितने सारे टेलीकॉम सर्विसेज हुआ करती थी, तब ये आपस में
यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे compete करते थे प्राइजेस के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जियो आया, जियो ने पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया, सबको फ्री में देना शुरू कर दिया सब सामान, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम के लिए जियो ने बहुत नुकसान झेला। उस चक्कर में क्या हुआ, उतने टाइम में ये सारी कंपनीज जो थी ये डूब गई, क्योंकि इनसे कोई खरीद ही नहीं रहा था, सब लोग जियो से खरीद रहे थे सब कुछ। तो जियो ने क्या किया, पहले मार्केट खत्म किया, उसके बाद जियो ने क्या किया, अपनी यहाँ पे मोनोपोली जमा दी। अब देखो जियो के पैक्स आप देखो कितने महंगे महंगे हो गए। पहले अगर पहले ही जियो ऐसा करता तो क्या होता, ये कंपटीशन नहीं जा पाता। अब मोनोपोली हो गई तो क्या हुआ, कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ कि खराब हुआ, कंज्यूमर का बेनिफिट खराब हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने का काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। लेकिन इसमें एक्चुअल में काम कैसा होता है देखते हैं। देखो क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। पहले क्या होता था, जब भी कॉम्बिनेशन होता था, कई कोई भी दो कंपनीज मिल रही हैं, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, उसमें क्या होता था, इसमें जो कमीशन था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो ये देखता था कि किस बेसिस पे हो रहा है। तो दोनों के असेट्स देखे जाते थे, सारी कंपनी के असेट्स, टर्नओवर, ये सब देखा जाता था। अब बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं, अब डील वैल्यू देखी जाएगी, टोटल डील कितने रुपए की हुई है। और अमेंडमेंट में ये बोल दिया गया है कि अगर डील 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, तो फिर ये मैंडेटरी है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे कमीशन को नोटिफाई करेंगी। एंड इफ ईदर ऑफ द पार्टीज हैव सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया, तो कोई भी दो पार्टी अगर मान लो साथ में आ रही है, मर्ज कर रही है, उसमें से एक भी पार्टी अगर उसका सब्सटेंशियल ऑपरेशन हो रहा है इंडिया में, अच्छा खासा ऑपरेट कर रही है इंडिया में, तो हर केस में इंडिया में अगर आप सब्सटेंशियल ऑपरेशन कर रहे हो या फिर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपकी डील वैल्यू है, तो आपको कमीशन को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है, अप्रूवल उनसे लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे रेगुलेशंस बनाए गए हैं। रेगुलेशंस कैसे, कि अगर आपको सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन है कि नहीं आपका इंडिया में, ये चेकआउट करने के लिए कुछ यहाँ पे रेगुलेशन बनाए गए हैं कि अगर आप इन रेगुलेशंस को फुलफिल करते हो, यानी कि आपका सब्सटेंशियल ऑपरेशन है, नहीं करते हो तो नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, कमीशन जो पावर्स है रिव्यू वगैरह करने की, ये बढ़ेगी। तो डिजिटल स्पेस या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो नई कंपनीज आ रही हैं, उसके ऊपर इनकी पकड़ अच्छी स्ट्रांग होगी। इसके साथ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कमीशन को। मान लो आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर रहे हो, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, जो भी कर रहे हो, उससे पहले आपको कमीशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कमीशन अप्रूव करेगा, फिर ये कॉम्बिनेशन जो है ये आगे बढ़ पाएगा, तभी ये कॉम्बिनेशन लीगल माना जाएगा। पहले क्या होता था, पहले इस अप्रूवल के लिए 210 दिनों का समय लेता था कमीशन। अगर 210 दिनों में अप्रूवल दिया या डिसअप्रूव कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो 210 दिनों तक जवाब नहीं दिया तो माना जाता है कि ये जो डील है अप्रूव्ड है, ओके। अभी इसको कम करके बोल दिया गया 150 दिनों में ही कमीशन को ये बताना पड़ेगा, ओके। इसके साथ और क्या हुआ है देखो, एक हुआ है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को लेकर यहाँ पे बात हुई है। कुछ एग्रीमेंट्स जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, यानी कि कॉम्पिटिशन को खत्म करते हैं मार्केट में, ऐसे कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स जो है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, इनका दायरा बढ़ाया गया है। और जो कार्टेलाइजेशन होता है ना, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आइडेंटिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, यानी कि इस तरह के काम नहीं कर रहे हो जैसे मोनोपोली वगैरह, या फिर एक जैसे ट्रेड प्रैक्टिसेस में शामिल नहीं हो, तो अगर आप कार्टेलाइजेशन भी कर रहे हो तो भी ये क्या माना जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा। इसके साथ यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाया गया सेटलमेंट और कमिटमेंट का, कि जैसे मान लो क्या होता है कि एक वर्टिकल, जैसे वर्टिकल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो एक बड़ा आदमी है, ठीक है, बड़ी कंपनी वाला है, ठीक है, जिसके पास बहुत दबदबा है, और ये छोटे छोटे कंपनीज हैं जो इसके साथ में है, ठीक है, इसके साथ ही हैं। ये क्या कर सकता है कि ये अपनी डोमिनेंस दिखा सकता है कि तुम सब मेरे हिसाब से काम करो। तो ये डोमिनेंस ना दिखे, इसके लिए यहाँ पे कमिटमेंट्स और सेटलमेंट का भी प्रोविजन है। लीनियंसी प्लस क्या है कि मान लो कोई कमीशन को पता चलता है कि कोई पर्सन ने कोई रूल वायलेट किया है, तो इसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन इसकी पेनल्टी कम हो जाएगी अगर ये पर्सन ये बता दे कि क्या इसको पता है कि मार्केट में और भी कोई ऐसा काम हो रहा है जो कंपटीशन के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे एडिशनल वेवर मिल जाएगा पेनल्टी का, अगर जो यहाँ पे एप्लीकेंट है वो डिस्क्लोज करता है अगर कोई भी इस तरह का दूसरा कार्टेल मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो, ओके। इसके अलावा डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, पहले इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, अब डायरेक्टली कमीशन को के पास इसका कंट्रोल दे दिया गया है। साथ में जो पेनल्टीज एंड पेनल्टी की गाइडलाइन है वो क्या हो गई है देखो, अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाइल करता है तो उसको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी। और अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसे कंपनी वाला है जो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस को, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, इनका वायलेशन करता है, तो उसको 10 करोड़ रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एनसीएलटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अगर यहाँ पे मान लो
कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से आपके ऊपर मान लो पेनल्टी लगाई गई, ठीक है, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग गई, अब आपने बोला नहीं मैं तो अपील करूंगा इसके बारे में, तो अपील करने आप जा सकते हो एनसीएलटी में। और एनसीएलटी में अगर आपको जाना है तो आपको ये 10 करोड़ का 25% पेनल्टी फिर भी पे करके जाना पड़ेगा डिपॉजिट के फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे बरी हो जाते हो तो वापस मिल जाएगा, नहीं होते हो तो ये 25% आपको भरना पड़ेगा, पूरा ही भरना पड़ेगा आगे जाके। तो ये 25% पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी इवन इफ आप अपील करने जा रहे हो तो भी। ओके, अच्छा इसके अलावा देखो कुछ और चीजें हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि एक चीज और होती है गन जंपिंग। ये गन जंपिंग क्या होती है? गन जंपिंग मतलब कि मान लो ये दो कंपनी ने इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया और इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया, लेकिन इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लिया ही नहीं, इसको कहते हैं गन जंपिंग करना। ठीक है, तो अगर आप गन जंपिंग करते हो तो पहले क्या होता था, असेट या टर्नओवर का 1% पेनल्टी लगती थी। अब कुल जितनी भी डील की वैल्यू होगी उसकी 1% पेनल्टी लगेगी, यानी कि पेनल्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कंसर्न ये थे कि जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप यहाँ पे साथ में आते हो, जैसे टेंडर वगैरह निकलता है, या फिर आप मान लो कोई स्टॉक्स आपको खरीदने हैं किसी कंपनी के, या फिर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो देखो हर कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स चेंज होते रहते हैं, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स का कहना ये है कि अगर हम अप्रूवल के लिए वेट करेंगे 150 दिन तो उतने में तो ये स्टॉक्स वगैरह की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर अगर अप्रूव कर भी देते हैं तो हमारे लिए तो ये नुकसान का सौदा है ना, कभी इसके बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है या स्टॉक बेस्ड ऑपरेशन है, इसमें जो वैल्यू है बहुत तेजी से चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पे वेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये एक्ट जो अमेंडमेंट बिल है वो बोलता है कि ठीक है आपको इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के जो ऑपरेशन है ओपन मार्केट या फिर स्टॉक बेस्ड ऑपरेशन में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन कर सकते हो, बाद में ओनरशिप या वोटिंग राइट्स लेने के लिए आपको यहाँ पे फिर भी ओनरशिप और वोटिंग राइट्स लेने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसके अलावा हब एंड स्पोक कार्टेल क्या है? हब एंड स्पोक मतलब जैसे मैं बता रही थी ना, एक ही मान लो एक बड़ा आदमी है, ठीक है, जिसकी बहुत बड़ी सी कंपनी है और ये छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर करना चाहता है, तो ये हब बन जाता है और इन सबको स्पोक्स बना देता है, इनको अपने हिसाब से चलाता है, हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाता है इसके ऊपर। ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में आता है। ठीक है, पहले हब एंड स्पोक को कवर नहीं करते थे हम इसमें, लेकिन हम इसको भी कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो और क्या है, देखो मेजरली तो यही है, इसके अलावा सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ पॉइंटर फॉर्मेट में। अच्छा इसके अलावा देखो ये चीज कही हुई है कि जब भी मार्केट रिलेटेड कोई ऐसा लॉ होता है ना, तो मार्केट रिलेटेड लॉ को बार बार हमें चेंज करना, अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत डायनेमिक ये चीज होती है। ओके, बहुत मार्केट डायनेमिक होता है, इसीलिए इसको हमको बार बार अपडेट करना चाहिए। ओके, तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल क्या था, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूट्स एंड मीनिंग्स ऑफ मंडाला आर्ट। मंडल आर्ट, मंडाला आर्ट जो कहो कह सकते हो। तो हुआ क्या है, यूके में लिवरपूल में एक फुटबॉल फील्ड साइज का एक ऐसा मंडाला या मंडला आर्ट बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये मंडला आर्ट जो है बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, और मंडला आर्ट के पीछे की पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया से माना जाता है। ठीक है, ये वैसे आपका आर्ट एंड कल्चर टॉपिक का एक सब टॉपिक आप मान सकते हो। ठीक है, और बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, आप देखोगे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह की ड्राइंग्स होती हैं, इस तरह की ज्योमेट्रिकल पैटर्न के ऊपर बेस्ड ये ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे ये इस तरह के सर्कुलर पैटर्न और ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज होते हैं, यहाँ पे भी देखो इस तरह से, यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये मंडल आर्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये जो मंडला आर्ट है ये यहाँ पे बनाई गई यूके में, एक बहुत ही बड़ा सा ये बनाया गया मंडल आर्ट। और यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करते हुए ये बनाया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें जो मंडल आर्ट है इसमें जो मोटिव्स वगैरह होते हैं वो डिपिक्ट करते हैं किसी ना किसी चीज को, जैसे कॉस्मोस को या यूनिवर्स को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्कल, जैसे यहाँ पे सर्कल जो है, मंडल का एक्चुअल मीनिंग होता है सर्कल या फिर सेंटर, तो मंडल का मतलब होता है ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कोई बेस्ड पेंटिंग है, ड्राइंग है, वो होता है मंडल। ओके, अब इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो, मंडल शेप में बना सकते हो, सर्कुलर शेप में बना सकते हो, कैसे भी। ये माना जाता है कि मंडल आर्ट जो है ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से निकल कर आया है, पहली बार इसके बारे में वेदास में बताया गया है। ओके, और इसके अलावा ये भी देखा माना जाता है कि बुद्धिस्ट मिशनरीज आती थी, जैसे इंडिया में बुद्धिज्म आया था, उसके बाद चाइना वगैरह से यहाँ पे मिशनरीज आती थी, सेंट्स आते थे, मॉन्क्स आते थे, वो सब भी यहाँ पे मंडल आर्ट
सीखते थे और इसी को ये लोग लेकर गए हैं चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इंडिया से ओरिजिन हुई और सिल्क रूट से के थ्रू जो मॉन्क्स वगैरह आते थे 6th सेंचुरी में, ये लोग वहां तक लेकर गए हैं, कोरिया वगैरह तक। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये माना जाता है कि जब आप बाहर से लेके अंदर तक के सेंटर पे आते हो तो आपकी लाइफ की कई सारी चीज़ें सॉर्ट होती हुई आपको दिखती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये एक कॉस्मिक प्रोसेस है, मंडल आर्ट बनाना अपने आप में एक कॉस्मिक प्रोसेस है। जब आप बाहर से शुरू करते हो और आप अंदर आते जाते हो तो आपकी सफरिंग्स जो हैं धीरे धीरे जॉय में बदलने लगती है, ये चीज़ कही जाती है। हिंदू फिलोसफी के हिसाब से देखो ये जो मंडल है या यंत्र इसको बोलते हैं, इसमें आप देखोगे कोई भी ऐसी चीज, कोई भी हिंदुइज्म में कोई भी चीज देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बाहर एक स्क्वायर होता है और अंदर ऐसा एक डॉट होता है या सेंटर में सर्कल होता है, ठीक है। इसी तरह से बुद्धिज्म में भी ऐसा ही होता है। बुद्धिज्म में सर्कुलर पेंटिंग्स बनाई जाती है और इसको ये माना जाता है कि इससे आप अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके मतलब देखो क्या क्या होते हैं, जैसे 8 स्पोक्स बनाए जाते हैं, ऐसे 8 स्पोक्स बनाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, 8 स्पोक्स मतलब कि 8 फोल्ड पाथ, बुद्धिज्म के जो 8 फोल्ड पाथ है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है यूजिंग दिस 8 स्पोक्स। उसके अलावा देखो अगर यहाँ पे दूसरा चीज कोई यहाँ पे आप देखो जो ये 8 स्पोक्स हैं, ये 8 फोल्ड पाथ हैं, ये क्या बताते हैं कि लाइफ साइकिल जो है बर्थ से लेके लाइफ तक की साइकिल वो कैसे चलती है, ये बताता है। लोटस अगर आप बनाते हो तो लोटस का मतलब होता है बैलेंस। सन अगर बनाते हो तो सन का मतलब होता है यूनिवर्स, ठीक है। ट्रायंगल्स अगर अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है इस तरह से तो इसका मतलब होता है एक्शन या एनर्जी, ठीक है, एक्शन या एनर्जी। अगर इस तरह से डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है इसका मतलब होता है नॉलेज या क्रिएटिविटी, ओके। तो मंडल आर्ट में हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर, जैसे अभी मॉडर्न आर्टिस्ट भी इसको बनाते हैं, कोई इसको क्या मानता है, कोई इसको क्या मानता है। जैसे अभी देखो बुद्धिस्ट थंग का पेंटिंग्स बनती है, थंग का पेंटिंग्स, इसमें भी ये मंडल आर्ट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और आज भी तांत्रिक और जो नियो तांत्रिक स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं वहां पे भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कई सारे जो इसके आर्टिस्ट हैं उसके नाम दिए गए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जानना आपके लिए जरूरी है कि मंडल आर्ट जो है ना उसको ऐसा कहा जाता है कि एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ वंस इनर मोस्ट सेल्फ, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये पीआईबी के ऊपर आया हुआ था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। आज द हिंदू में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि आज जो है द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस आज भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये लैपटॉप वगैरह का ही इशू चल रहा है। इसका एक्चुअली चार्जिंग पॉइंट जो है ना वो खराब हो गया है, तो चार्ज नहीं हो पा रहा, और चार्ज नहीं हो पा रहा तो ज्यादा चीजें इस पर हो नहीं पा रही, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ है कि आज का एक आर्टिकल आया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर द हिंदू में, आपको वो पढ़ के रखना है, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर ये आर्टिकल है, ये आपको पढ़ के रखना है। और इसका जो क्वेश्चन है ना वो मैं पोस्ट करूंगी हमारे टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैं पोस्ट कर दूंगी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना, ओके। और उसके बाद फिर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना, इसी को हम मानेंगे एडिटोरियल एनालिसिस वाला जो प्रैक्टिस आपको करनी है चीज और गोल कॉन्टेस्ट के लिए, वो आपको इसके थ्रू करनी है। और बाकी के जो आपके आंसर्स हैं उनको भी मैं रिव्यू कर दूंगी जल्दी, ओके। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है ये क्या है, ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है लाइफ स्टॉक और डेयरी सेक्टर में, जो कि देती है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंतर्गत आता है ये। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हर किसी को, हर इंडिविजुअल को या डेयरी कोऑपरेटिव को या मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी को ये इनकरेज किया जाए कि वो इस सेक्टर में और मेहनत से काम करते रहें, ठीक है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था 2014 में, उसमें पहली बार ये इस तरह का मिशन आया था जिसमें हमने ये सोचा था कि जो हमारे इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको हम कंजर्व करेंगे, उनको हम साइंटिफिकली कंजर्व करेंगे सो दैट हमारा जो यहाँ पे ब्रीडिंग है, जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम बढ़ा सकें, ओके। नेक्स्ट है थिएटर ग्रुप टू कट शॉर्ट यक्षगान शोज। ये यक्षगान जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल हमारे लिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इसमें कहा ही गया है कि जो थिएटर्स परफॉर्म करते हैं ना यक्षगान शोज को, वो अपनी ड्यूरेशन को कट शॉर्ट करने वाले हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, यक्षगान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षगान अगेन कम्स अंडर आर्ट एंड कल्चर पोर्शन ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस। अब देखो ये यक्षगान है क्या, याद रखना ये ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि साउथ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली कर्नाटका और केरला में, ठीक है। इसको यहाँ पे ये माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर के दौरान ये इमर्ज हुआ और इसे सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, वॉज परफॉर्म्ड बाय जकुला वारू, ओके। इसमें क्या होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, डायलॉग, कस्ट्यूम, मेकअप और स्टेज टेक्निक्स, ये सब कुछ होता है।
इसके अलग अलग नाम भी है, देखो याद रखना। जो जो सदर्न इंडिया है, जो एकदम साउथ वाला पोर्शन है, दक्षिण कन्नड़ा, उसमें यहाँ पे इसको थेंकू थिट्टू कहा जाता है, और उत्तर कन्नड़ा में इसको बड़गा थिट्टू कहा जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम ये ऐसा भी है, आटा या अट्टा भी कहा जाता है इसको, यानी कि प्ले करना या खेलना, ठीक है। तो यक्षगान जो है ये डस्क से डॉन तक, यानी कि सुबह की जो पहली किरण होती है सूरज की, तब से लेके जो यहाँ पे संध्या होती है, यानी कि सूर्यास्त होता है, तब तक ये परफॉर्म किया जाता है। और इसकी थीम्स क्या क्या होती है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, हिंदू एंड जैन दोनों स्क्रिप्चर्स से इसकी कहानियों को उठाया जाता है। ओके, तो यक्षगान क्या है याद रखना है। सो आज के लिए इतना ही था। मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन ये पूछा था इसका सही आंसर क्या था, तो इसका सही आंसर आप सभी ने सही बताया, 134 इसका आंसर है। हीराकुंड रिजर्वायर उड़ीसा में है, वुद्दुवुर भी तमिलनाडु में, थाने क्रीक महाराष्ट्र में, चित्रनगुंडी ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, चित्रनगुंडी जो बर्ड सेंचुरी है ये तमिलनाडु में है। आज का क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, डे 3 का क्वेश्चन है ये, डे 3 का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन के बारे में अभी एक आर्टिकल हमने शुरुआत में डिस्कस किया ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप चाहते हो एक फ्री मेंटरशिप कॉल मेरी साइड से आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को अलाइनमेंट देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। इसका सही आंसर मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। और दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आज का एडिटोरियल एनालिसिस नहीं आएगा, और जो आज द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर, ये आपको पढ़ना है। इसका क्वेश्चन मैं पोस्ट करूंगी टेलीग्राम पे, इसका आंसर आपको लिख के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करना है हमारे साथ। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।